अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी इन्वेस्टिगेटिव आज जो हमारे सामने आई, हम आपके सामने उससे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के हवाले से एक और अहम स्टोरी है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह मामलात वहाँ पर चल रहे हैं और किस तरह वहाँ पर चीज़ों को एग्जैजरेट करके, ख़ास तौर पे क्योंकि इस स्टोरी की अहमियत इसलिए भी है कि ये ना सिर्फ बैड गवर्नेंस की एक मिसाल है, बल्कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल, एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ धोखा हुआ कि किस तरह उनको सैलाब से मुतासरा एक डैम की रिहेबिलिटेशन के लिए जो नुकसान था उससे ज़्यादा तखमीना करके दिखाया गया। मैं बात जिस डैम की कर रहा हूँ, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दराल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी 36 मेगावाट बताई गई। 2018 में इसका इफ्तिताह हुआ। इस मंसूबे के हवाले से एशियन डेवलपमेंट बैंक को जो PC1 पेश किया गया, इस PC1 के अंदर ये दिखाया गया कि इस पे जो नुकसान हुआ वो कहीं ज़्यादा था, जब एक्चुअली नुकसान इतना नहीं हुआ था। और ये जो मामला पकड़ा, ये खुद खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की बनाई गई एक कमेटी ने ही पकड़ा जो कि सामने आया। इसी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये बहुत अहम और बहुत सेंसिटिव अहम मामला है जिससे गवर्नेंस में मजीद बात भी होगी आज के प्रोग्राम में। खैबर पख्तूनख्वा में जो एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पीडो कहते हैं, उसकी जानिब से जो दराल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसमें सैलाब से होने वाले नुकसानात की बहाली के लिए एक PC1 पेश किया गया जिसमें गलत मालूमात फराम करने का इंकशाफ हुआ। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में सैलाब की वजह से मामूली नुकसान को बड़ा जाहिर कर 3 अरब रुपए का PC1 बनाया गया। आप अंदाजा लगाएं कि PC1 3 अरब का बनाया गया, नुकसान मामूली था, और इसका जो भांडा फूटा वो खुद महकमा एनर्जी एंड पावर की मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट ने जो है इस वक्त बताया कि ये इस तरह से एग्जैजरेट किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात के इलाके बहरेन में कायम ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। आज ये तैमूर खान साहब की इंपॉर्टेंट स्टोरी थी जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया गया कि प्रोजेक्ट जो था, जिसमें मैंने कहा कि कैपेसिटी 36.8 मेगावाट थी, गुज़िश्ता साल सितंबर में आने वाले सैलाब की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस डैम को भी नुकसान पहुंचा था। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से होने वाले नुकसानात की बहाली के लिए तकरीबन 11 अरब 59 करोड़ रुपए देने पर रजामंद है, लेकिन पीडो ने सैलाब से होने वाले नुकसानात के बायस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से जो PC1 बना के दिया वो महकमा एनर्जी एंड डेवलपमेंट की जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को पेश किया मंजूरी के लिए, उसमें नुकसानात की बहाली का तखमीना 3 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया, जिस पर महकमा एनर्जी एंड पावर ने तस्दीक के लिए 3 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी बना दी। इस कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी एनर्जी एंड डेवलपमेंट, चीफ प्लानिंग ऑफिसर और प्लानिंग ऑफिसर शामिल थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात हुए। इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि पीडो हुकाम ने साइट के खुद दौरे नहीं किए, बल्कि टेलीफोन के जरिए ही मालूमात इकट्ठी कर ली कि कितना नुकसान हुआ है। कमेटी ने कंसल्टेंट पर भी नजरसानी की सिफारिश की और रिपोर्ट के मुताबिक पीडो ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से गलत मालूमात महकमे को फराम की हैं, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी शेयर की गई। और इस डैम में सिर्फ हिफाजती दीवार बनाने का तखमीना जो है 50 करोड़ रुपए लगा दिया गया, 50 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। तो ये जो मामलात हैं, ये अब इसको बदउनवानी के हैं, इसको गवर्नेंस का हवाले से कहें, लेकिन यहाँ तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को मुबैना तौर पे धोखा दिया गया, फिगर्स को एग्जैजरेट कर इस मामले पर भी। और साथ साथ वहाँ पर आटे का बुहरान संगीन हो चुका है। सैलाब मुतासरीन के हवाले से भी इससे पहले हमने आपको बताया कि डेटाबेस वफाक को फराहम नहीं किया गया जिसके जरिए उनकी इमदाद हो सकती थी। और साथ साथ बढ़ता हुआ जो दहशतगर्दी का आसेब बेकाबू हो चुका है, इस अहम मौजू पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में अवामी नेशनल पार्टी के सदर जनाब इमल वली खान साहब मौजूद हैं। इमल साहब, बहुत बहुत खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। सिर्फ फरमाइएगा, क्योंकि ये जो PC1 को मैनिपुलेट किया गया, अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ हो गया इस डैम के हवाले से, और इसके जरिए तखमीना ज्यादा दिखाया गया, एक्चुअल नुकसान इतना था नहीं। ये माजरा, ये तो बहुत बुरी तरह गवर्नेंस को एक्सपोज कर रहा है। खैर पख्तूनख्वा इमल साहब। सैफान भाई शुक्रिया, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपका बहुत बेहद मशकूर हूँ कि आप पुख्तनख्वा के मसाइल पे बड़ा डिटेल से सोचते हैं और फिर उसके बारे में लोगों को भी आगाह करते हैं। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ सैफान भाई। ये सिर्फ इस डैम के हद तक की बात तो है नहीं, ये तो चोरों का लोटा है, ये चोरों का टोला है जी। ये देखें, वो BRT से शुरू होते होते ये अभी एक आखिरी स्कैंडल आ गया है। इनके जी चोरी के अलावा कोई और बात है नहीं।
ये सिर्फ एक ही चीज़ है जी। देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक को इनको फ्री में तो नहीं दे रहा, ये तो कर्जा दे रहे हैं और ये कर्जे सूबे पे बढ़ते जाएंगे। और ये चोरों का जो टोला बैठा हुआ है, ये अपने फ़ायदों के लिए, अपने अरबों खरबों के लिए, अपने करोड़ों के किकबैक्स के लिए इन्होंने अपने सूबे को बिल्कुल दाव पे लगा दिया। और ये सैफान भाई सिर्फ अभी नहीं, ये 9 साल से हो रहा है। पुख्तनख्वा में आप यकीन करें कि पिछले 9 साल से आइन तकरीबन मुअत्तल है, आइन पे कोई अमल ही नहीं है। देखें, इन्होंने चोरी के रिकॉर्ड बना दिए हैं। अभी अल्लाह खैर करे, जब भी एहतसाब का वक्त आएगा दुनिया के सामने खुल जाएगा। इन्होंने तो अपने एहतसाब कमीशन बनाया, उस एहतसाब कमीशन ने जब इनकी चोरियां पकड़ना शुरू की तो उस एहतसाब कमीशन को फारिग कर दिया और उस एहतसाब कमीशन पे भी अरबों का तावान हो गया। इन्होंने BRT देखें, BRT में भी तो यही मसला हुए हैं जी। उधर भी तो मैंने जो अरब से ऊपर का प्रोजेक्ट है वो इतना खर्चे वाला है नहीं। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया हुआ है, उसका कोई PC1 PC2 PC3 PC4 कुछ भी नहीं हुआ था और फिर उसको तबाह कर दिया। और अभी भी देखें जो हालत पड़ी है BRT की, सब किकबैक्स के लिए। और ये अभी भी आपने जो अभी कौम के सामने पेश किया, मैं मशकूर हूँ आपका। लेकिन चोरों का टोला देखें इस हद तक गिर सकता है। सर, ये जो ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है इन इदारों का, आप हुकूमतों के ऊपर एक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस का रिश्ता होता है जिस बुनियाद पर कर्जे दिए जाते हैं, ये आप नहीं समझते कि एक मंसूबा नहीं बल्कि ये तो पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, इमेज के लिए नुकसानदेह है। आइंदा आने वाली हुकूमत चाहे इनकी हो जिसकी भी हो उसके लिए नुकसानदेह है कि वो भी परखेंगे कि आखिरकार आप जो तखमीने लगा रहे हैं वो सही है नहीं है, दुरुस्त है नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, कितना नुकसानदेह है। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सैफान भाई। और ये तो देखे सैफान भाई, जो रिजीम था पिछला, जो चीफ साहब से लेके DIG ISI और फिर इमरान नियाजी से लेके उसका पूरा टोला, उसने तो पाकिस्तान की इज्जत कहाँ छोड़ दी है। देखिए, हम एक सूबाई हुकूमत की बात तो अब ना करें। अब देखें, हम तो इधर जी गड़ी चोर साबित हो गए, तोहफे बेचने वाले साबित हो गए, गाय भैंस बेचने वाले साबित हो रहे हैं, गाड़ियाँ। देखें, हम तो वो साख तो हम खो चुके हैं बदकिस्मती से, इमरान नियाजी और इस टोले की वजह से। हम बाहर की दुनिया में अगर ये सोचें कि लोग आइंदा कोई खुदा न खास्ता या कोई इज्जत करेंगे या कोई एतमाद करेंगे, जो पिछले 3.5 साल पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत में हुआ और जो पिछले 9 साल सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में हुआ, तो साख तो हम खो चुके हैं। देखिए, बड़े जलील हो गए हैं, बड़े बेइज्जत हो गए हैं। और देखिए, मैं एक और बात भी बताऊं आपको सैफान भाई, यही जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था, PTI से पहले देखें हमारी हुकूमत थी। हमारी हुकूमत में ये एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे पीछे मिन्नतें कर रहे थे कि हम कर्जा देना चाह रहे हैं, आप हमसे ले लो। अच्छा। और हमने इनकार किया कि नहीं भाई, पुख्तनख्वा वाहिद सूबा है जिसको कर्जे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 9 साल में PTI जो एक रजीम आया था, उसने हमारे सूबे के इख्तियार की बात नहीं की, उसने हमारे सूबे के वसाइल पे जो है सौदा कर लिया। हमारे सूबे के देखें कर्जे जो थे, हमारी हुकूमत ख़त्म होने तक वो कर्जे कोई 70-75 अरब रुपए, आज वो कर्जे 900 अरब रुपए टच करने वाले हैं। देखिए, सूबे का क्या होगा। तो ये तो सब बातें बिल्कुल ठीक है। हम बदकिस्मती से, वो हमारा वजीर आला तो तोपों का चोर भी निकल आया, वो तो देर से तोप भी चोरी करके ले गया। वो बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें ये निकलेंगी। और साथ अच्छा, ये जो डैमों की बात हो रही है, जैसे ये डैम है जो हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त नाज़रीन को, जो इन्होंने 2018 में तामीर किया, क्या 36 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और अब जो रिहेबिलिटेशन के लिए कर्जा लिया गया। दूसरा, दावे बहुत हुए इमल साहब कि हमने बहुत से डैम्स बनाए हैं या छोटे डैमों के बहुत से मंसूबे हैं जिसको हम बना रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स का भी हमने देखा कि नीलम झेलम का जैसे कह दिया गया कि हमने इनिशिएट किया, हालांकि वो इनिशिएट इनकी हुकूमत से पहले हुआ था। ये डैम्स के बारे में हकीकत और क्या झूठ और क्या सच है अहमद साहब? क्या वाकई में तामीर हुए डैम खैबर पख्तूनख्वा में, क्या वाकई में आपकी बिजली के हवाले से जरूरत पूरी हो रही है, या ये भी सिर्फ दावा और झूठ है? क्या है ये सैफान भाई? देखें, ये सवाल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अव्वल तो मैं ये बताऊं कि जो डैम की बात अभी भी हो रही है, ये भी अवामी नेशनल पार्टी का प्रोजेक्ट है। ये वाला जो डैम की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं जो दराल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है?
जी सर, जी सर, देखिए डैम दिन दो में तो बनता नहीं है। ये तो हमारे 2010, 2011, 2012 के प्रोजेक्ट्स हैं और वो फिर कंप्लीशन में जो टाइम लगता है तो इनके दौर में वो कंप्लीट हुए हैं। बाकी अगर इमरान की बात करें तो वो तो शायद कहें कि पाकिस्तान को भी मैंने आज़ाद किया है, वो अल्लामा इकबाल का ख्वाब भी वो शायद अपने हिस्से में डाल दे कि वो ख्वाब भी मैंने देखा था, वो तो अलग बात है। देखिए इमरान की हुकूमत जब आई है, इन्होंने पुख्तनख्वा में पिछले 5 साल क्या कि अभी भी ANP के कामों पे सिर्फ तखमीने घूम घूम के लगाए हैं और इस पे आप रिसर्च कर लें। ये नहीं कि मैं ऐसी कोई हवाई बात कर रहा हूँ, आई कैन गेट कम अप एट सम अदर टाइम विद दोस फैक्ट्स एंड फिगर्स और एक डेट के भाई ये क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। इनके टाइम में देखें BRT, बिलियन ट्री सुनामी और मेरे ख्याल में मालम जबा में जो स्कैंडल हुआ, इसके अलावा इन्होंने किया क्या है यार? ये तो सिर्फ झूठ पे बोले हुए हैं। इन्होंने कोई प्रोजेक्ट इनको बताएं कि 2013 से लेके 2000 जो अभी 22 है, 2013 और 2022 में इन्होंने कौन सा प्रोग्राम इनिशिएट किया है, कौन सा डैम इनिशिएट किया है, क्या किया? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया यार। अच्छा, जैसे मैं अहमद साहब आपने कर्जों की बात की है, ये मुझे बताएं क्योंकि अब आने वाली हुकूमत जो भी होती है सूबाई, उसके लिए कितना मुश्किल होगा, चाहे इनकी हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, क्योंकि जो कर्जों का बोझ बढ़ गया सूबे पे, जो इनका अपना डेट बुलेटिन है वो कह रहा है कि तकरीबन 587 अरब रुपए हो गया है, कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुके हैं और वो दावे तो कर रहे हैं कि उनका डेट टू GDP रेशो कम है दूसरे सूबों के मुकाबले में या ज्यादा है, लेकिन फिर भी कर्जे बढ़ चुके हैं। कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आइंदा संभालने के लिए इनको, और वापस कौन करेगा ये कर्जे सारे? भाई मैं ये एक बात बताऊं, बहुत बेहतरीन सवाल है। पाकिस्तान से ज्यादा पुख्तनख्वा इस वक्त माशी बदहाली की तरफ सामने कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे बोला 9 साल पहले जो आपने फिगर्स बताए 787, 9 साल पहले दीज वर 75 ओनली, डबल डिजिट में था, क्योंकि पुख्तनख्वा वसाइली बुनियाद पे आप समझ सकते हैं कि एक रिच सूबा है। हमारे देखें बिजली है, जो बिजली हम बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के उसमें दे रहे हैं और AG एंड काजी फार्मूला से हमारा बहुत ज़्यादा हिसाब किताब हमारे सूबे का बनता है। इस तरह और रॉयल्टीज़ हैं, हमारी गैस की रॉयल्टी है, हमारी ऑयल की रॉयल्टी है, हमारी देखें जो क्रोमाइट है, नेप्राइट है, यूरेनियम है, बहुत चीज़ें हैं। इनकी रॉयल्टीज़ 18 अमेंडमेंट के पास अगर कोई हुकूमत ले तो हमारा सूबा अल्हम्दुलिल्लाह माशी तौर पे कंप्लीट है। हमें ना कर्जों की कभी जरूरत पड़ेगी, ना हमें किसी और। हमने देखें पुख्तनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी ने बगैर किसी कर्जे लिए हुए हमने ये डैम्स के प्रोजेक्ट्स आगाज किए थे, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, हमने यूनिवर्सिटीज के तादाद को डबल किया है। मतलब कि 60 साल में जितनी यूनिवर्सिटीज थे हमने 5 साल में उसका डबल कर दिया। हमने कॉलेजेस के तादाद को डबल किया, हमने स्कूल्स के तादाद को डबल किया है। हम उस वक्त वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भी थे, हम उस वक्त एक तारीखी सैलाब आया था उसका सामना भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे अपने वसाइल ऐसे थे कि हम सूबे को एक तरक्की की राह पे लेकर जा रहे थे। बदकिस्मती से नियतों की बात होती है। फिर जब हुकूमत आई PTI की, PTI ने तो इस सूबे का अशर नशर कर दिया और अभी इसके बाद जो भी हुकूमत आएगी इससे बड़ा चैलेंज तारीख में किसी को नहीं मिलेगा। अब इस सूबे को वापस अपने पैरों पे चैलेंज होगा। अच्छा, मैं इस पर भी अहमद साहब के सैलाब मुतासरीन के जो डेटाबेस है, ये वफाकी हुकूमत कह रही है कि उनको डेटाबेस अभी तक नहीं फराहम किया गया ताकि इमदाद दी जा सके। इस सवाल पर आने से कबल और साथ साथ और अहम सियासी जो बातें वहां पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, शुरू करेंगे। दहशतगर्दी पर भी बात होगी। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहेगा। एक ब्रेक का वापस बात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन दस्तावेज़ात, कुछ अहम तरीन स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो आपके सामने रखी। एक इस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक को PC1 मैनिपुलेट करके मुबैना तौर पर पेश किया गया। खैर पख्तूनख्वा के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। सैलाब से नुकसानात को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, यानी 3 अरब 30 करोड़ रुपए के नुकसान दिखाए गए। एक्चुअली इतना नुकसान नहीं था। इस डैम की रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो कि स्वात में है लोकेटेड, अभी अवामी नेशनल पार्टी के सदर ये कह रहे हैं कि ये डैम भी इन्हीं का मंसूबा था। 2018 में ये डैम कंप्लीट हुआ, इसका इनॉग्रेशन हुआ। सैलाब से मुतासिर जरूर हुआ है, लेकिन अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो आपके सामने हमने चीजें बताई हैं, फैक्ट्स रखे हैं, इस पर सिर्फ दीवार की मुरम्मत का तखमीना 50 करोड़ रुपए रख दिया गया है। तो इसके अलावा अहमद साहब, ये सैलाब मुतासिरीन का डेटाबेस वफाक को अभी तक नहीं कहा गया फराम हो रहा है। DC लेवल तक तो जमा हो चुका है, वफाक को नहीं दिया जा रहा कि कहीं ये ना हो कि वफाक
अपना पॉलिटिकल बेनिफिट इससे ले सके या माइलेज ले सके। इज इट ट्रू? और ये हो रहा है तो कितनी ये घिनौनी और इंसान मुखालिफ साजिश है, ये क्या कहेंगे इसको आप? सैफान भाई, हकीकत में ये लोग सियासत में बिल्कुल गिर चुके हैं। आप यकीन करेंगे, जिन दिनों में सैलाब आया था तो मैं गांव में था, तो मैं एक एक घर गया हूँ, मैं एक एक गांव गया हूँ जी। फिर मैंने पीएम को रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज़ आएँ, क्योंकि इधर सूबाई जो हुकूमत है उसकी तरफ से ना कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना कोई, मतलब मैं जब गांव जा रहा था, आप यकीन करेंगे कि मैं डीसी को रिपोर्ट करता था कि इधर जी ये गांव है, इधर बिल्कुल सैलाब आया हुआ है, पानी भी नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है, और डीसी हैरान होता था कि अच्छा जी ये गाँव भी सैलाब में है, ये गाँव भी। आप यकीन करें वहाँ पर फेलियर है जी, फेलियर। फिर जब पीएम साहब आए, पीएम साहब जब आए तो हमें ब्रीफिंग दी इन्होंने, कमिश्नर पेशावर, और वो पीटीआई का बिल्कुल एक लौंडा लपाड़ा है, वो मंसूर भाई लौंडा लपाड़ा नाम इस्तेमाल करते हैं, वो पीटीआई का लौंडा लपाड़ा है जो कमिश्नर पेशावर है। उसका कोई ख़ानदान का रिश्तेदार जो है, पता नहीं है, मुझे पता नहीं बेटा है कि भाई है, वो सेनेटर भी है पीटीआई का। ये आई, ये ब्रीफिंग दे रहे थे, तो मैंने उसी ब्रीफिंग में पीएम के सामने ठोका कि यार ये तो आप सब झूठ बोल रहे हो। अच्छा। और यकीन करें कि पीएम को ब्रीफिंग देते हुए फिगर्स झूठ, जहां पे मिसाल के तौर पे 10 घर सैलाब मुतासर है, इधर ये दिखा रहे हैं 1 घर। अच्छा। जहां पे सड़क मुतासर है वहां पे ये दिखा नहीं रहे। जहाँ पे कोई सरकारी इमारत में, मतलब कि बाकायदा काफ़ी BHUs, और मैं सिर्फ चारसद्दा की बात कर रहा हूँ, आप यकीन करें, इन्होंने अभी तक देखें ना अपनी तरफ से सैलाब मुतासरीन की कोई मदद की है, इन्होंने 1% मदद नहीं की सैलाब मुतासरीन की। और फिर जो फिगर्स आपको देने होते हैं वफाक को, ऑब्वियसली वो आपको देने चाहिए। तो ये देखें इनकी ये ऐसी घिनौनी साजिश कि कई सैलाब मुतासरीन के साथ वफाक कोई उनका कोई क्या कहते हैं जख्म पे कोई मरहम पट्टी कर ले तो इनको नुकसान हो जाएगा, तो इस वजह से फिगर्स भी नहीं दिए जा रहे। मैं आपको बताऊं, ये तारीख का काला तरीन हुकूमत है, और ये काला तरीन हुकूमत साबित होगा। पुख्तून कौम इन 10 साल में बिल्कुल 50 साल पीछे चली गई है। अच्छा, मैंने एक ट्रैक पे आ गए थे। एमल साहब, आपने दहशतगर्दी पर मैंने आपके बयानात इससे पहले सुने हैं, क्योंकि अभी जो महमूद खान साहब बार बार बयानात दे रहे हैं, और जो बार बार टिल्ट है इमरान खान साहब का भी, वो ये है कि वफाक जिम्मेदार है गर्दी का जो पनप रही है पूरे मुल्क में, और खैर पख्तूनख्वा में स्पेसिफिकली जो पनप रही है। लेट्स से दिस कि महमूद खान साहब ने जो कहा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, वो क्या है, और फिर हम सवाल भी उठाते हैं, क्योंकि ANP वो जमात है जिसने फ्रंट लाइन पर रहकर शहादतें भी काफ़ी देखी हैं और फेस किया इस टेररिज्म के थ्रेट को। लेट्स हियर दिस कि महमूद खान साहब क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस। इस वक्त जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मौजूद है, जो एक रिजीम चेंज का हिस्सा है, और उन्होंने जिस तरह इस मुल्क और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, ये उन लोगों की वजह से है। ये जो उनका डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये उसके अंडर ये सारा काम आता है, लेकिन उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो एक मस्खरा है। कल भी उन्होंने सूबे के हवाले से और पुलिस पर, खासकर CDD को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। जी एमल साहब, ये आपके वज़ीर आला हमें खैबर पख्तूनख्वा के जो मस्खरा कहना है वज़ीर दिफा को मुल्क के, और दहशतगर्दी का भी पूरा जो सहरा, पूरा जिम्मेदारी सब वो उन्होंने उठा के वफाक पर डाल दी है, जैसे दीगर बहरानों की, माशी और आटशी और आटे के बहरान की भी डाल चुके हैं। तो ये आखिरकार आप ये क्यों कर रहे हैं, और ये कैसी सियासत है, और कितनी नुकसानदेह और घिनौनी साजिश है ये वफाक के खिलाफ भी, और वैसे मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से भी? सैफान भाई, आप भी देखें होशियार है, आप इनकी वीडियो सुना के मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, अब हमारा ब्लड प्रेशर हाई कर देते हैं। अब मसखरा तो ये है, बुज़दार प्लस प्लस प्लस। ये देखें, इसने पिछले 5 साल में वज़ीर आला रहते हुए क्या किया है। आज आके ये दहशतगर्दी का इल्ज़ाम वफाक पे डाल रहे हैं। देखें, मेरे 2-3 सवाल है, और इसके जवाब अगर मुझे मिल जाए तो बात वाज़ेह है। 102 दहशतगर्दों को इम्यूनिटी किसने दी है? तालिबान के साथ मुज़ाकरात किसके सरबराही में हुए हैं?
और ये जो सोया हुआ वज़ीर आला है, तालिबानों के साथ मुज़ाकरात की आड़ में तालिबानों को पाकिस्तान लाया गया है। कौन लाया है, किसने मुज़ाकरात किए हैं? अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमें तो ये समझ नहीं आती, ये हकीकतन मस्करे हैं। खुदारा मुल्क के साथ इतना मजाक नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें मैं खड़ा होके इनका ये दहशतगर्दी के लिहाज से काला चट्टा सामने कर दूं। इन्होंने तो इस सूबे को एट स्टेक कर दिया है। इनको पता है कि इनकी हुकूमत नहीं आ सकती, लिहाजा इनके जो एलाइड है, और मैं इनको 9 साल से TTPTI कहता हूँ। हमारे सूबे में इमरान को तालिबान खान कहा जाता है। इनका देखें, हकानिया मदरसे को 30 करोड़ रुपए फंड इन्होंने दिया। ये जो वजीर आला कहता है, इसने अपने भाई के थ्रू तालिबान को करोड़ों रुपए दिए हैं। इन्होंने, इनके गवर्नर्स ने, इनके मिनिस्टर्स ने, अभी भी देखें काबीना में, ये देखें खौफनाक मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी सूबाई खैबर पुख्तनख्वा की काबीना में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, दहशतगर्द बैठे हुए हैं, सरेंडर्ड। हमारा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो ऑन एयर आके कहता है कि मैं अफगानिस्तान में लड़ा हूं, मैं मोर्चों में लड़ा हूं, मैंने रातें गुजारी हैं, मैंने उस लड़ाई। तो जो दहशतगर्द हम किसको कहते हैं? इन्हीं को तो कहते हैं। वो आके हमारे काबीना में बैठे हैं और उल्टा वो उंगलियां निकाल रहे हैं कि भाई। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है हमें। मैं इस ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो हम इस पर मजीद भी बात करते हैं। सियासी हवाले से जो हो रहा है वहां पे डेवलपमेंट्स हैं। कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ यानी जो हुक्मरान जमात है उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, कुछ MNAs छोड़ रहे हैं, और आगे क्या होने जा रहा है सियासत में खैर पख्तूनख्वा की, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम हकाइक रख रहे हैं। आपके सामने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी वहाँ पर खैर पख्तूनख्वा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए जिस तरह EDB से तखमीना जो लगाया गया वो किस तरह मैनिपुलेटेड था, रिपोर्ट पे इंकशाफ हुआ। साथ साथ दहशतगर्दी का जो आसेब बेकाबू हुआ है फिर से, इस पर भी गुफ्तगू हुई। ये बताएं कि आटे का बुरान संगीन हो चुका है पख्तूनख्वा में। 2650 रुपये में 20 किलो का थैला मिलता है, घंटों कतार में लगने के बाद। जो वहां पर आटा मिल रहा है वो भी लोगों के मुताबिक, शहरियों के मुताबिक नाकिस है। अहमद अली खान साहब, आप फरमाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कंप्लेंट्स हमें भी मौसूल हुई जो हम प्रोग्राम खैर पख्तूनख्वा पे कुछ दिनों से, कि लोगों को आटा मुयसर नहीं, अगर मिल रहा है तो भी वो बहुत ज्यादा नाकिस है। सूबाई हुकूमत के ओहदेदारों ने कई बार वादे किए, और अब तो पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, लेकिन इसके बावजूद ये क्राइसिस रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। ये भी क्या इंटेंशनली क्रिएट किया गया क्राइसिस? ये माजरा क्या है? सैफान भाई, देखें, ये हमारा आटे वाला जो मसला है ना, ये हमारा तारीखी मसला है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा आटे में खुद कफील नहीं है, गंदम में। और ऑब्वियसली आपको पता है कि पंजाब गंदम में मोनोपोली रखता है, तो ये हमारे साथ कोई नई बात नहीं है। हमेशा जब भी आटे की किल्लत आती है या कुछ भी होता है तो फिर वो पंजाब पख्तूनख्वा पे आटा भी रोक देता है। और रेट्स भी देखें, इस वक्त एक ही मुल्क में पंजाब में एक रेट चल रहा होगा, पख्तूनख्वा में दूसरा रेट चल रहा होगा। एक तो हमारी सूबाई हुकूमत की ऑब्वियसली नाकिस कारकर्दगी इसका हिस्सा है। कुछ दिनों के लिए जब हमजा शहबाज वहाँ पे CM बना था, PM से मैंने रिक्वेस्ट किया था, PM ने फ़ौरन वहाँ से आटा भिजवा दिया था। लेकिन फिर जब रिजीम चेंज हुआ, अब तो देखें चौधरी साहब, और जिस तरह आपने बोला कि पंजाब और पख्तूनख्वा दोनों में PTI हुकूमत है, तो मेरे ख्याल में एक सपोर्टिव किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ हिस्टोरिकली हम ये चीखते आ रहे हैं। देखें, बिजली हमारी है, जैसे पंजाब की मोनोपोली आटे में है, वैसी पुख्तनख्वा की मोनोपोली बिजली में है। और आपको पता है कि हम सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं, तो अगर वही बिजली हमसे सारी ली जाती है और फिर वही बिजली तकसीम होके पुख्तनख्वा में और पंजाब में दोनों में एक ही जैसा रेट दिया जाता है, मैं वो नहीं कहता, भले ठीक है, लेकिन फिर आटे का भी वही हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर आटे का वो नहीं, आटा फिर एक सूबाई मैटर है और वो फिर पंजाब अपना फैसला करता है, और फिर इधर पुख्तनख्वा में भी ज़्यादातर जो आपने
आपने बोला नाकिस, तो इस तरह की तूड़ी आती है, आटा तो होता ही नहीं है वो। सॉरी, उसमें सारा वो जो बेकार जो चीज़ होता है वो होता है, वो बेकार से बेकार होता है। और उसमें देखें हम ठीक है, हम फिर ये भी मानते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनमी के बाद आटा जो है या जो गंदम है वो पंजाब के, तो फिर उसी तरह फिर हमारा बिजली का होना चाहिए कि बिजली भी हमारी मोनोपोली है, तो बिजली भी फिर हमें सब्सिडाइज रेट्स होने चाहिए। और फिर आटे के अलावा सब्सिडाइज रेट्स। एमल साहब, सियासत में काफ़ी तब्दीलियां हो रही हैं वहाँ पर। अभी नासिर मूसाज़ई साहब तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली थे, उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द से मुलाकात की, कल हमारे प्रोग्राम में थे। वो उन्होंने बताया कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और उन्होंने वजह भी बताई कि वहाँ पर दावे वादे जो हुए उसके बरखिलाफ सब कुछ हुआ। हमने एक और भी फुटेज देखा जिसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का कोई इजलास हो रहा है जहाँ पर पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं, वो आपको दिखा भी देते हैं। वो क्या था नाज़रीन, लेट्स हियर दिस आल्सो कि क्या था, ये आपको दिखा देते हैं नाज़रीन। ये अगर हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। अच्छा, एक और बात, क्योंकि एहतिसाब इन लोगों का अपना है, एहतिसाब इन लोगों का अपना है, क्योंकि परवेज खटक जो चाहता है ना वो होता है, वो आप लोगों को पता भी है और मुझे भी पता है। मैं इन लोगों को चैलेंज देता हूँ कि चले मौलाना साहब पे करप्शन साबित करें, जेवाई पे किसी पे करप्शन साबित करें, क्योंकि करप्शन इनको इन लोगों पे नहीं है। इसलिए सारी यूथ ने ये फैसला किया है कि हम जमीयत में शमूलियत का ऐलान करेंगे और हम और मैं सारी यूथ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जो टोपी है वो उतार, बिल्कुल इज्जत से उतार, इज्जत के साथ। तो ये जमीयत में शमूलियत हो रही है, उधर नासिर मूसाज़ई साहब की जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत हो रही है। एमल साहब, ये सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ टूट रही है, क्या हो रही है? और आपकी अपनी पार्टी में रवाबित हो रहे हैं उनके MNAs MPs के? हमें समर बिलोर साहबा कह रही थी कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन आधे MPs ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं हैं। क्या आपसे भी राब्ते में हैं कुछ MPs और MNAs और इनके लीडर्स? सैफान भाई, देखें, असल में आपको तो पता है कि जब 2018 में इंतखाबात हो रहे थे जी, तो ज़बरदस्ती लोगों को PTI में धकेला गया। जैसे आपने नासिर मूसाज़ई का नाम लिया, नासिर मूसाज़ई ने 2018 में हमारे साथ दुआ कर ली थी। हमारे उस वक्त प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे हैदर खान, उसको इनवाइट करके डिनर किया और अगले दिन ऐलान करना था, और रातों रात उसको फ़ोन आता है कि भाई आपने ANP में नहीं जाना, आपने PTI में जाना है। अच्छा, तो ये तो सारे वही लोग हैं जो ज़बरदस्ती खींच खूंच के PTI में धकेले गए हैं। और जब ऑब्वियसली रियासती मशीनरी PTI से अब हट गई है तो ये लोग वापस जाएंगे। ये ना PTI के थे ना PTI के हो सकते हैं, और ये लोग जाएंगे, उड़ेंगे इधर उधर। और जिस तरह आपने बात की, तो मेरे साथ भी लोग राब्ते में हैं। मैंने एक शामिल भी किया, एक्स मिनिस्टर अभी भी सिटिंग MPA है, मेरे इलाके का है, मेरे ख़ानदान का है, उसको मैंने शामिल भी किया, और लोग भी हैं मेरे साथ राब्ते में। तो मतलब PTI कोई हकीकत थी ही नहीं। PTI तो दुबई का बबल इकॉनमी था जिसमें जनरल फैज़ और पूरा रजीम उससे पहले उसने हवा भर दी थी, और वो हवा फट गई। अभी वो उस गुब्बारे में कोई जान ही नहीं है, तो उस गुब्बारे से अब सब निकलेंगे, बात खत्म। इसमें तो कोई और बात है ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर वली खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना तबसरा और अपना तज़िया और अपनी सियासत पेश किया मुख्तलिफ अहम मामलात के ऊपर। है पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मामलात हों, बढ़ती हुई दहशतगर्दी हो, या सियासी माहौल में होने वाली मुमकिन तब्दीलियाँ हों, आपके सामने तमाम पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फीडबैक आप फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर दे सकते हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।